जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं और आप बिना रुके सभी प्रश्नों को करना है। तो यहाँ पे दिया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो भैया दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता, ये देखो आपके करंट का क्वेश्चन है। और यहाँ पे पेन ना व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट बढ़िया रहेगा ना, अच्छा लगेगा ना। आज आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड भी अलग है और स्टार्टिंग का थंबनेल बैनर जो है वो भी अलग है ना। तो बिल्कुल दोस्त थोड़ा सा आपका सपोर्ट और मिल जाए। और यहाँ पे देखो बिल्कुल जो आपका सही जवाब है वो मिथुन चक्रवर्ती होगा, जो कि आपने ऑप्शन ए लगा दिया होगा, है ना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति को खालिस्तान की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। तो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसे पास की या दूर की कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो याद रखना भैया, जो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसे दूर की वस्तु जो है वो साफ दिखाई नहीं पड़ती है। कहाँ की? दूर की। तो ये आप याद रखेंगे। इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ना। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और देखो जो क्या कहते हैं, हाइपोमेट्रोपिया होती है, हाइपोमेट्रोपिया है ना, यहाँ पे मायोपिया है, हाइपोमेट्रोपिया होती है ना, उसमें निकट की मतलब पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, तो आप तुरंत बताएंगे ओम होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है ना, सही हो जाएगा आपका। और देखो जो वोल्ट है ना, ये किसका होता है, मैं आपको रोज इसीलिए बताता हूँ कि शायद कहीं पूछ लिया जाए पेपर में। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है, और जो वाट होता है वो किसका होता है? वो याद रखना भैया, शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। भैया जो स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो भैया मानव में तो नहीं पाया जाता और व्हेल में भी नहीं पाया जाता। यहाँ पे सही जवाब आपका बकरी, ऑप्शन सी जो है बकरी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और देखो जो स्तनधारी होते हैं ना, उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है निम्न में से वनस्पति विज्ञान का पिता किससे कहा जाता है? निम्नलिखित में से वनस्पति विज्ञान का पिता किससे कहा जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, यहाँ पे थियोफ्रैक्टस जो दे रखा है ऑप्शन ए, है ना, थियोफ्रैक्टस आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अरस्तु को किसका पिता कहते हैं? तो याद रखना इन्हें कहते हैं जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। और अरस्तु पता कौन थे? ये सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर जो था उसके गुरु अरस्तु थे, ठीक है ना। और अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं। और इरेटोस्थनीज जो हैं ये पता है किसके थे? ये भूगोल के थे। किसके? भूगोल के जनक। तो ये भी आप याद रखेंगे, भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज। और देखो भूगोल का मतलब पता है आपको? भू मीन्स पृथ्वी और गोल मीन्स गोल, इसीलिए इसका नाम है भूगोल, है ना। भू मीन्स पृथ्वी, गोल मीन्स गोल। तो पृथ्वी गोल है इसलिए इसे कहते हैं भूगोल। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किसको पछाड़कर तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है। ये तो मैंने उस दिन आपको बताया था, और आज मैंने शायद रिवीजन के लिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें आप बिल्कुल सही जवाब करेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद थी आपने बिल्कुल सही जवाब किया होगा, जापान को पछाड़कर। भारत इस टाइम समझ रहे हो ना, जापान को पीछे छोड़ के आगे जा रहा है। तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़ के तीसरा बन गया सबसे शक्तिशाली देश, ठीक है ना। पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चीन है, और तीसरे पे अपना प्यारा भारत, और चौथे पे आ गया है जापान। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में, सफेद रक्त कोशिकाओं में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो भैया हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाता दिया है। आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की जो रोशनी है वो समाप्त हो जाती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब जो हमारा दे रखा है ना, वो क्या होगा? आपने कर दिया होगा आंसर, मैं बताने वाला हूँ कार्निया। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्निया। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक पूछा गया है कौन है। तो देखो ये मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लो, सोबा डे जी। कौन है? सोबा डे जी। अब इस पुस्तक का, स्पीड पोस्ट का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो याद रखना 1999, मतलब कि 1999 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। और देखो महादेवी वर्मा जी से एक याद रखना, जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, यामा। कौन सा? यामा पुस्तक। ये देखो ये लिखी थी महादेवी वर्मा जी ने। और कालिदास जी से तो आपको पता ही होगा, एक तो इनकी वो है मेघदूत, है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक मेघदूत है, एक रघुवंशम है, और एक वो है कुमार संभवम, है ना, और एक क्या कहते हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। तो ये सब आप कालिदास जी से जरूर याद रखेंगे, पूछी जा सकती हैं आपके पेपर में और पूछा भी जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो नोबेल पुरस्कार से जो भी लोग सम्मानित किए गए हैं ना, वो विशेष रूप से आप देख लेना, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 1998 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। किसके लिए? इनकी वो थी अर्थशास्त्र के लिए, है ना। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। और 2001 में किसे किया गया था? 2001 में तो एक तो वो थे वी.एस. नायपाल। कौन थे? वी.एस. नायपाल। इन्हें आप याद रखेंगे। 2001 में इन्हें किया गया था साहित्य के लिए, साहित्य के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, साहित्य के लिए। और 2014 में, ये तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए भाई, 2014 मतलब 10 साल पहले की बात है। तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी जी को किया गया था, कैलाश सत्यार्थी जी को किया गया था 2014 में, शांति के लिए, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछे जा सकते हैं। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है? अम्लीय वर्षा का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि SO2 और वो दूसरा क्या है, NO2, है ना, NO2, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भैया यहाँ पे A और B क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बिल्कुल दोस्त आप याद रखेंगे SO2 और NO2, तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और आज मुझे नहीं लग रहा होगा कि जब आप पूरा फुल डिस्प्ले कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत आ रही होगी, है ना, नहीं आ रही होगी ना, कि आज मैंने वर्ड भी चेंज किया और थोड़ा क्वेश्चनों को छोटा भी किया है, इसीलिए कि तो फुल डिस्प्ले पे देखें तो क्वेश्चन कटे ना। और यहाँ पे देखो दिया गया है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 के निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव IFFI 2024 के जो निदेशक हैं वो कौन बने हैं, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे याद रखना भैया, वो आपके सही जवाब हो जाएंगे शेखर कपूर। कौन हो जाएंगे? शेखर कपूर। ऑप्शन ए जो दे रखे हैं आपका सही जवाब हो जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इसका जो ये 2024 में वो हुआ था 55वां संस्करण, है ना, 55वां संस्करण हुआ था। और ये हुआ था 20 से 28 नवंबर, नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ठीक है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। और मैं आपको बता दूं कि इसका निदेशक कौन बने हैं, ठीक है, फिल्म महोत्सव के निदेशक कौन बने हैं। यहाँ पे पता क्या होगा, ये नवंबर में होगा, है ना, नवंबर में होगा 20 से 28 नवंबर तक, 20 से 28 नवंबर तक गोवा में। ये देखो ये एरर नहीं था, वही मैं सोच रहा था कि अगर 2000 अभी तो नवंबर आया भी नहीं है ना, तो अगले महीने होगा। याद रखना इसके जो निदेशक हैं वो शेखर कपूर जी बने हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं, और 20 से 28 नवंबर 2024 गोवा में। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत के किस राज्य में बोरजिला दर्रा स्थित है? भारत के किस राज्य में बोरजिला दर्रा जो है वो स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बोरजिला दर्रा जो आपका है वो जम्मू कश्मीर में है भैया, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे क्या, हमारा सही जवाब। और एक देखो और याद रखना, जो पूछ लिया जाता है जोजिला, है ना, जोजिला पूछ लिया जाता है, तो जोजिला भी आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका वहीं पे है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जवाब तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश का भी एक याद रखना, उसे क्या कहते हैं, रोहतांग दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा और शिपी केला दर्रा। और देखो लद्दाख में याद रखना, लद्दाख में कौन सा है? काराकोरम, है ना, काराकोरम जो है वो कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं दीफू दर्रा बताओ कौन से राज्य में है? दीफू दर्रा नोट करते हुए चलो, दीफू दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में,
है ना। तो यहाँ पे ये सब आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया। मैंने कल आपको सभी अनुच्छेद बताए थे। कल की क्लास को अगर नहीं देखा तो एक बार देख लेना। और ये आज आपका है क्या, HW, ठीक है ना। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं जब 40 या 45वां पे देता हूँ ना HW, तो दोस्त आंसर नहीं करते हैं। यहाँ तक तो आपने क्लास को देखा है ना, तो इसका आंसर याद जरूर करना। और कल की क्लास को आपने देखा होगा तो इसका आंसर बता दोगे। और देखो यहाँ दिया है निम्न में से हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो हाफ मैन जो कप है ये किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, ये यहाँ पे सही जवाब आपका टेनिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेनिस जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो फुटबॉल से याद रखना आपका नेहरू कप है ना। नेहरू कप जो है वो किससे संबंधित है, फुटबॉल से। और हॉकी से क्या याद रखोगे, तो हॉकी से देखो एक तो आपका वो होता है रंगास्वामी कप है ना, रंगास्वामी कप, और आगा खां कप है ना। तो ये सब याद रखना, ये आपके हॉकी से संबंधित हैं। और आपका यहाँ पे जो हाफ मैन कप पूछा गया है वो टेनिस से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा चेम्सफोर्ड था। कौन था, चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 में, है ना। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और देखो इसके बाद पता क्या हुआ था, इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी, बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो याद रखना नाइटहुड की जो उपाधि उन्हें दी गई थी वो उन्होंने लौटा दी थी। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम बताना है। देखो सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको सभी करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ पहले भी, और फिर एक बार बता देता हूँ, नियासिन, है ना। अब नेक्स्ट टाइम कभी आपको HW मिलेगा कि B3 का रासायनिक नाम क्या है, याद रखना भैया कि तुरंत आपको बताना है नियासिन है, ठीक है ना। और देखो राइबोफ्लोविन जो है ये कौन से विटामिन का नाम है, तो याद रखना B2 का नाम है। और बायोटीन जो है ये कौन सी विटामिन का नाम है, तो याद रखना भैया ये B7 का नाम है। और मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि विटामिन K का क्या रासायनिक नाम है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको लगभग अभी 2-3 दिन लगातार बताया है विटामिन K के बारे में। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2025 की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। तो देखो ये प्रश्न जब पूछा गया है तो याद रखना भैया अपना भारत ही करेगा, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। और ये होगा संस्करण 7वां, है ना, 7वां होगा, ये भी आप याद रखना। और जो इससे पहले हुआ था ना 2024 में जो मतलब कि अभी हुआ था वो 6ठा था। और वो किसने किया था, तो याद रखना बिल मिंगटन हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। निम्न में से इनमें से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछ दूं कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो सब दोनों का जवाब एक ही होगा आपका, विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और आप बता देंगे तो बिल्कुल दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने प्रमुख रूप से मदद की थी। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है, मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, चाणक्य जी, है ना। और देखो चाणक्य जी जो थे वो इनके पहले तो आचार्य थे, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक गुलाम थे, गुलाम, ठीक है ना, एक गुलाम था, गुलाम को लेके और फिर उसे कहते हैं ना कि शून्य से शिखर तक, है ना, शून्य से शिखर तक। तो पूरी भूमिका जो है वो चाणक्य जी की थी और इन्हें सम्राट बनाया भारत का। तो इसमें पूरा इनका योगदान था, पूरा सपोर्ट था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फिर नंद वंश का सफाया करने के बाद भारत के सम्राट बने और अखंड भारत की नींव रखी, है ना, सम्राट बने। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और चाणक्य जी की एक पुस्तक भी याद रखना, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल राजनीति पे आधारित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
और जो ये मैगस्थनीज था ना, ये एक वो था, राजदूत था, ठीक है ना, राजदूत था। और इसकी भी एक रचना है, वो आप याद रखना, इंडिका। कौन सी? इंडिका। तो ये भी आप ध्यान रखना। और धनानंद, ये नंद वंश का वो था शासक, लास्ट, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था, उसके बाद फिर सम्राट बन गए थे। तो बिल्कुल ये सब आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो कौन था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा खारवेल। क्या हो जाएगा? खारवेल। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वंश भी पता होगा। इनका जो वंश था ना, वो वंश था चेंदी वंश, है ना, चेंदी वंश। तो ये आप याद रखेंगे, चेंदी वंश को भी, जो खारवेल था। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो आप इनमें से क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आपको ध्यान में रखना है दोस्त, गुप्त काल हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। गुप्त काल का जो संस्थापक था वो भी याद रखना, कौन था? श्रीगुप्त, है ना, श्रीगुप्त। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मौर्य काल का चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो तो अभी मैंने आपको पूरा बताया ही था। तो और मुगल काल का तो वो था बाबर, है ना, आक्रांता बाबर। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हेरोडोटस, है ना, हेरोडोटस। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त बन जाएगा। ये पता कौन था? ये ग्रीक थे, है ना। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे, ये ना दिया जाए, तो ऑप्शन दिया जाएगा ग्रीकों द्वारा। तो आप लगा देना ग्रीकों द्वारा या फिर हेरोडोटस, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल ये ग्रीक था। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि नवंबर 2018 में विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? विमुद्रीकरण, मैंने आपको क्या बताया था विमुद्रीकरण के बारे में? अभी 2 दिन पहले बताया था कि विमुद्रीकरण पता क्या होता है कि जो सरकार होती है वो पुरानी जो मुद्रा हो उसे बंद करके नई मुद्रा लॉन्च करती है, उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या हुआ था, इसमें 500 के नोट बंद हुए थे और साथ में 1000 के नोट बंद हुए थे, और नए 500 के लॉन्च हुए थे और 2000 के लॉन्च हुए थे, है ना दोस्त। तो ये इसका मतलब क्या था, यहाँ पे उद्देश्य पूछा गया है। तो उद्देश्य था काले धन को खत्म करना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना। मतलब ए और बी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में। और देखो आपको बता दूं कि डिजिटल भुगतान में जो हमारा भारत है वो क्या है, वो पहले स्थान पे आ गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो भारत हमारा है डिजिटल लेन देन में पहले स्थान पे आ गया है पूरी दुनिया में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर हैं वो किस शैली से निर्मित हैं? तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा? तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने लगा दिया होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा नागर शैली। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? नागर शैली आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि अयोध्या जो है, अयोध्या, ठीक है ना, अयोध्या मंदिर जो है वो किस शैली से निर्मित हुआ है, कौन सी शैली से? तो वो भी याद रखना भैया, आपका हो जाएगा नागर शैली, ठीक है ना। नागर शैली आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नगर शैली लिखा है, जिससे नागर शैली होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसा कि अभी मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइव क्लास नहीं हो पाती है ना, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखो ये नगर शैली लिखा है, लेकिन याद रखना नागर शैली, ठीक है ना। तो अयोध्या का जो मंदिर है वो भी नागर शैली पर निर्मित है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, कल्लड़ कृत राज तरंगणी में कुल कितने तरंग हैं? कल्लड़ कृत राज तरंगणी में कुल कितने तरंग हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया, टोटल 8 तरंग हैं। कितने? 8 तरंग। ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति किस गुफा में स्थित है? 3 मुख वाली जो ब्रह्मा विष्णु व महेश की जो मूर्ति है वो किस गुफा में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्त एलिफेंटा की गुफा, है ना। ऑप्शन ए एलिफेंटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है।
यहाँ पे दिया गया है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो आपको कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो मोहम्मद गौरी होगा, है ना। क्या होगा, मोहम्मद गौरी होगा। और देखो मोहम्मद गौरी के बाद ही तो ये गुलाम वंश का संस्थापक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कब बना था, तो ये बना था भैया 1206 में, है ना, 1206 में बना था शायद, है ना। तो ये आप याद रखना। और इसने मोहम्मद गौरी जो था ये 1191 और 1192 में इसने दो पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध लड़ा था। फिर ये 92 में स्थापित कर दिया था इसने अपना सिस्टम। और फिर ये गुलाम वंश 1206 में आया था, है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बाबर जो है इसने मुगल वंश की स्थापना की थी, इसने मुगल वंश की स्थापना करी थी, तो यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए के रचयिता कौन है। तो भैया ये देखो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए और इसे आप नोट कर लो। नरसिंह मेहता, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नरसिंह मेहता जो है वो हो जाएंगे आपके बिल्कुल प्रश्न के सही जवाब, और आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन के लिए महंगाई भत्ता डीए कितना प्रतिशत बढ़ा। भैया जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशन भोगता है, मतलब पेंशन लेते हैं, उनके लिए जो महंगाई भत्ता है डीए वो कितने प्रतिशत बढ़ा है, यहाँ पे ये बताना। और ये आपके करंट का क्वेश्चन है, तो याद रखना भैया 3%। कितना, 3% बढ़ा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्न में से लाल चने में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। निम्न में से लाल चने में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना भैया डाइस्टेस, है ना, डाइस्टेस। तो बिल्कुल डाइस्टेस आप ध्यान रखेंगे, ये लाल चने में पाया जाता है। और ग्लूटेन जो है ये गेहूं में पाया जाता है, ये गेहूं में पाया जाता है। और ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन जो है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मक्का में, है ना। ये किस में पाया जाता है, मक्का में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। कांच को नीला रंग निम्न में से कौन प्रदान करता है। कांच को जो नीला रंग है वो कौन इनमें से प्रदान करता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो वो आपका सही जवाब कोबाल्ट ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है ना। कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था। मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा मेरे जीभ में ना छाले हो गए हैं, इसलिए मुझे बोलने में ना थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे देखो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्त आपका जो बिल्कुल सही जवाब है वो याद रखना हो जाएगा 1505 में, है ना। 1505 ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 1498 में वो आया था वास्को डी गामा, है ना। 1498 में वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली, है ना। और देखो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो इसने 1498 में जब आया था तब हुई थी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ये सब भारत में कंपनियां आई थी और ये सिर्फ लुटेरे थे ये लोग, है ना। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये 1600 में आई थी। और फिर उसके बाद वो आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आई थी, तो ये भी आप याद रखना 1602 में आई थी, है ना। सबको लग रहा था कि मैं लूट लूँ। और यहाँ पे याद रखना इसके बाद डेनिस आई थी, डेनिस आई थी 1616 में, है ना। 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद फ्रांसीसी आई और फिर उसके बाद ऐसे तमाम कंपनियां आई। तो ये आप सब ध्यान रखेंगे और यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताई हैं वो आप नोट कर लेना एक बार। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये सब लूटने आए थे भारत को, है ना। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कब की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद जी ने कब की थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया ये इन्होंने की थी 1 मई 1897 को। तो 1 मई 1897 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है 1897। तो आपका हो जाएगा दोस्त क्या, बिल्कुल राइट आंसर। ये आप याद रखना। और इनका पता है ये स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था, मतलब कि इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो
मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना, नरेंद्र दत्त। क्या था? नरेंद्र दत्त। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और शिकागो में जो विश्व धर्म संसद बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो वो याद रखना भैया, वो 1893 में हुई थी शिकागो में, है ना। जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने जब बोलने का मौका मिला और बोले, तो वहाँ पे जो भी बैठे हुए थे ना, सब इनके फ़ैन हो गए थे, है ना। सब एकदम कहने लग गए थे कि वाकई में भारत जो है वो अलग ही है ना। तो बिल्कुल दोस्त आप ध्यान रखेंगे, और भारत का वाकई में जलवा अलग ही है। और यहाँ पे देखो दिया है, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है, और वो कितने किलोमीटर का है, ठीक है ना, ये भी आपको बताना है। तो याद रखना भैया, सबसे लंबा रेल सड़क पुल, और देखो रेलवे से संबंधित है, रेल सड़क पुल पूछा गया है, याद रखना बोगीबिल पुल, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोगीबिल पुल जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है ना, वो कब हुआ था? तो वो भी याद रखना 25 दिसंबर 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 2018 में हुआ था। और इसकी जो लंबाई है वो भी याद रखना 4.9 किलोमीटर है ना, 4.9 किलोमीटर है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है ना, असम में। असम मतलब असम में क्या आप बोल सकते हैं कि असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है ना। तो ये आप याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो बिल्कुल दोस्त आपने नोट कर लिया होगा पूरा डिटेल यहाँ पे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, विशाखापत्तनम के नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? विशाखापत्तनम के में नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? भैया ये आपके देखो करंट से संबंधित क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सही जवाब श्री जयंत चौधरी जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और देखो 17 क्वेश्चन पे रुकता था, आज 36 क्वेश्चन हो गए हैं। और मैं सिर्फ एक बार रुक के इतना कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है जिसको क्लास पसंद आती है, जो भी मेरे नए दोस्त जुड़ते हैं, वो सभी क्लास को लाइक करते हैं। पुराने दोस्त तो करते ही करते हैं। और साथ में आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप देखो दोस्त, आज से एसएससी जीडी की भी है ना, एसएससी जीडी की भी क्लास जीएस की और हिंदी की, ठीक है ना, दोनों स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज आपको पहले तो जीएस की क्लास मिलेगी, कल आपको हिंदी की। मतलब ये एक वैसे चलेगा कि एक दिन जीएस एक दिन हिंदी, ठीक है ना। और इसमें आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं विद डेट और विद टाइम के, आपको बताऊंगा कि कौन से डेट को किस टाइम पे किस टाइम के पेपर में ये पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आपको वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और हो सके तो यार थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब श्री जयंत चौधरी हो जाएंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म दिवस है। अब देखो 2 अक्टूबर तो सब लगा देंगे, लेकिन सन किसको याद है? जिसको याद होगा वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। दूसरी यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि इनका जो जन्म है वो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर मतलब गुजरात में, है ना। तो ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। इनकी एक आत्मकथा भी है जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है, उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी पूछ ली जाती है, तो आप बता देंगे गांधी जी की है। इनकी समाधि स्थल भी याद रखना भैया, राजघाट में है ना, राजघाट में इनकी समाधि स्थल है। और ये देखो पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस आए थे? तो ये आए थे 9 जनवरी 2000 कह रहा हूँ 1915 को, ठीक है ना, माफ़ी चाहते हैं 2000 निकल गया, 1915 को आए थे, जिसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 9 जनवरी को, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बताओ यहाँ पे, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष या पारसेक? कुछ दोस्त तो यहाँ पे किलोमीटर के साथ जा रहे हैं, कुछ दोस्त प्रकाश वर्ष के साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पारसेक के साथ जा रहा हूँ। और जो भी मेरे साथ गया है उसका जवाब बिल्कुल सही है, पारसेक आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक पारसेक बराबर, पता है एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है? पता है आपको? नहीं पता है? नोट करो, 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है ना। जबकि प्रकाश वर्ष जो है वो भी खगोलीय दूरी को नापता है, लेकिन याद रखना उसकी सबसे बड़ी जो इकाई है वो पारसेक है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार क्या है? अब यहाँ पे बहुत से दोस्त मेरे जो हैं गलत जवाब करेंगे, और मुझे पता है कि आप गलत जवाब कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भटनागर पुरस्कार आप याद रखेंगे।
ठीक है ना। भटनागर पुरस्कार जो है ये आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और देखो जो ग्रैमी पुरस्कार है ये याद रखना, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका जो स्टार्टिंग है ना वो हुई थी 1958 में। इस पुरस्कार की जो स्टार्टिंग है वो 1958 में हुई थी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और देखो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एशिया का नोबल, है ना, एशिया का नोबल पुरस्कार। तो एशिया का नोबल अगर पूछा जाएगा किस पुरस्कार को बोलते हैं तो याद रखना रेमन मैग्सेस पुरस्कार आपका हो जाएगा क्या दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है। पिग्मी जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया पिग्मी जनजाति जो है ये अफ्रीका में निवास करती है। कहाँ करती है, अफ्रीका में निवास करती है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, यहूदी देश, तो याद रखना भैया वो इजराइल है ना। यहूदियों का मात्र एक देश है उसका नाम है इजराइल, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। CIRO किस देश की गुप्तचर संस्था है। CIRO किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो कुछ दोस्तों यहाँ पे भारत को टिक कर रहे हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान को टिक कर रहे हैं, कुछ जापान को। तो यहाँ पे जिसने जापान को किया ना उसका क्या हो जाएगा, उसका बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब होता है कैबिनेट इंटेलिजेंट एंड रिसर्च ऑफिसर, है ना, केंद्रीय इंटेलिजेंट एंड रिसर्च ऑफिसर, ठीक है बिल्कुल। और ये जापान की गुप्तचर संस्था है। भारत की तो आपको पता ही होगा भैया, एक तो अपनी IB है और दूसरा अपना रॉ है ना, और पाकिस्तान की ISI है ना। तो ये सब आपको क्या, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मैंने कल आपको बताया था कि मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, तो वो तो उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उप मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो सुरेंद्र कुमार चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र कुमार चौधरी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। निम्न में से 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो क्या थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे कितने लोगों ने आंसर मेरे साथ कर रहे हैं बताओ। देखो गलत भी हो सकता है अगर मेरे साथ चल रहे हो तो बिल्कुल दोस्त, जिसने भी मेरे साथ इनमें से कोई नहीं को टिक किया और आज भी अपनी बात पे बना हुआ है तो आपका सही जवाब हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि इसका याद रखना यार 1992 से 5 साल जोड़ दो तो 1997 तक थी, है ना। तो 1992 से 1997, देखो 1985 से 1990 के बीच में कौन सी थी, तो 1985 से 1990 में थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। उसके बाद ये 2 साल का यहाँ पे अवकाश रह गया होगा, तो ये 92 से 97 हो गई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपका हो गया 90 तक, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 80 से 85 जो दे रखा है 1980 से 1985 तक, तो 1980 से 85 तक थी 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो 1997 से 2002 जो दे रखा है ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो इसको फटाफट नोट कर लो। देखो 6ठी हो गई, 7वीं हो गई, 8वीं होगी और ये आपकी 9वीं हो गई। तो यहाँ पे आप सभी योजनाओं को याद रखेंगे दोस्त, आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। और देखो 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना इसमें कृषि एवं विकास को ज़्यादातर वो दिया गया था, प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना है। देखो निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है, इनमें से कौन सा है जो राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस, न्याय, कृषि या रक्षा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना देखो भैया यहाँ पे जो रक्षा है ना ये किसका है बताओ। ये जो रक्षा है ना ये किसका विषय है, तो ये है संघ सूची का विषय। किसका, संघ सूची का। बाद बाकी पुलिस है, न्याय है, कृषि है, ये आपकी राज्य सूची में आ जाते हैं, ठीक है ना। पुलिस, न्याय और जेल और कृषि और सिंचाई, है ना, सिंचाई, जेल, ये सब आपके किस में आते हैं, राज्य सूची में। और संघ सूची में आपका रक्षा आ जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थीं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थीं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए, तो आप नोट करो 565 रियासतें थीं। कितनी, 565 रियासतें थीं, याद रखना। और देखो संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना भैया हैदराबाद के निजामों ने नहीं लिया था, हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। कुछ दोस्तों यहाँ पे लगा रहे होंगे 5 वर्ष, है ना, क्योंकि ये सही जवाब है। अब आपने लगा भी दिया, याद रखना 9 वर्ष होता है।
कितना 9 वर्ष। और संख्या कितनी है न्यायाधीशों की 15, है ना। ये उस दिन मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले। और यहाँ पे याद रखना 9 वर्ष होता है। और अगर इसकी चलो यहाँ पे और जान लेते हैं, इसका जो वो है ना मुख्यालय वो कहाँ है, वो भैया नीदरलैंड के द हैग में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। आछांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनमें से क्या बताओगे? सीधा यार, बहुत सिंपल, 180। अब कुछ दोस्त 360 के साथ भी जा रहे होंगे, है ना। वो भैया देशांतर रेखाओं की होती है ना। देशांतर रेखाएं जो हैं वो 360 और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 180 होती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है वो क्या कहलाती है? वो याद रखना भैया, मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना। देखो दिहांग जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है वहाँ अरुणाचल प्रदेश में। और सांगपो जो है ये भी उसे ही बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को, कहाँ पर? तिब्बत में, ठीक है ना। तो ये तिब्बत में इसके नाम, ये अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है। और ये संयुक्त धारा जो है वो मेघना हो जाती है। और मेघना की एक वो भी है सहायक नदी, उसका नाम पता है आपको? नहीं पता है तो याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा बराक। कौन सी है? बराक, है ना, सहायक नदी मेघना की। तो इसको भी ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना अपने नोट्स पे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भैया झीलों के अध्ययन को बोलते हैं निम्नोलॉजी, है ना। आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। और उसको क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी, है ना। ये मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। और पेट्रोलॉजी जो है ये चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं। और फल और उनके फल की खेती को क्या कहते हैं बताओ? शायद पोमोलॉजी बोलते हैं ना, पोमोलॉजी, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे पूछा है निम्न में से सास बहू मंदिर किस राज्य में स्थित है? भैया ये एक किताब थी और ये रेलवे की किताब से ये क्वेश्चन मैंने लिखा था। और मैं बताऊँ उसमें आंसर दिया था राजस्थान। और जब मैंने इसे चेक किया तो पता लगा कि भैया राजस्थान नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश है सही जवाब। तो ऐसे जो किताब में लिखा होता है ना उसे एक बार गूगल पे भी चेक कर लिया करो, क्या पता मिस प्रिंट हो गया हो, है ना। और वो मिस प्रिंट ही होगा, तभी ये वहाँ पे लिख दिया। तो याद रखना भैया मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जयपुर में वो है आमेर का किला, है ना, आमेर का किला, वो भी आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो आपका अयोध्या हो ही जाएगा, है ना। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है मैंने आपको बताया था, है ना। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपके लिए आज HW है। और दोस्त बिल्कुल अगर कोई क्लास में गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो देखो लास्ट में मैं कहूँगा कि सभी दोस्त एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे, उसके बाद ही क्लास को छोड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देंगे। तो बिल्कुल दोस्त मिलते हैं अब SSC GD की क्लास में, GS की क्लास में। और तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।